भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। पाला था हमें भी माँ बाप ने दुख सह सहकर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, और आंख से आंसू निकले जो बहकर। तिफल उसे ही समझ लेना जी बहलाने को। और हमने वादिये तुर्बत में जब कदम रखा था, दूर तक आई थी यादें वतन समझाने को। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका। ये उद्गार एक ऐसे प्रख्यात क्रांतिकारी के हैं जो क्रांतिकारियों के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। बड़े आला दर्जे के शायर और लेखक थे और बड़े कुशल संगठनकर्ता भी थे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ काकोरी कांड के महानायक सूत्रधार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। इनका जन्म 11 जून सन 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती थी। साथियों, बिस्मिल को बचपन से ही बुरी संगत में बैठने की आदत पड़ जाती है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, भांग पीना और चोरी करना ये सीख जाते हैं। परंतु गांव के एक पुजारी के संपर्क में आने से इनकी सारी दुष्प्रवृत्तियां जाती रहती हैं। आर्य समाज के एक सदस्य मुंशी इंद्रजीत जी इनको महर्षि दयानंद द्वारा लिखित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के उपरांत इनका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। महर्षि दयानंद के ब्रह्मचर्य के तेज का इनके ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये नमक खाना छोड़ देते हैं। सुबह और सायंकालीन जम करके व्यायाम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में बिस्मिल का स्वास्थ्य बड़ा देखने लायक और अच्छा हो जाता है। साथियों, उस समय बिस्मिल लगभग 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हो जाते हैं। 9वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते गांव के पास जो आर्य समाज मंदिर जो बना हुआ था, उसी आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज के क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी सोमदेव जी का आगमन होता है। रामप्रसाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और स्वामी सोमदेव जी के पास अधिकतर समय वहीं गुजारते हैं। स्वामी सोमदेव जी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व को, पंडित बिस्मिल के व्यक्तित्व को और जबरदस्त तरीके से निखारते हैं और उनको राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलग्नित रहने के आदेश देते हैं। साथियों, बिस्मिल जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो वो स्कूल छोड़ करके लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ में उस समय कांग्रेस का अधिवेशन होना था। कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था क्योंकि वो गर्म दल के प्रतिनिधि थे। लोकमान्य तिलक को जब ट्रेन से जब वो उतरे तो बिस्मिल अपने कुछ साथियों सहित वहां जाते हैं और एक घोड़ा बग्गी खरीदते हैं। घोड़ा बग्गी को ले जा करके जो ही लोकमान्य तिलक वहां से उतरते हैं, तिलक को बग्गी के अंदर बैठाया जाता है और पूरे शहर में तिलक की शोभा यात्रा निकाली जाती है। बिस्मिल इस काम को करने के बाद युवाओं में अच्छे खासे लोकप्रिय हो जाते हैं। साथियों, इसी समय बिस्मिल माँ से 200 रुपये लेकर के अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली नामक एक पुस्तक निकालते हैं, उसको छापते हैं। परंतु इस पुस्तक के छपते ही ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया जाता है क्योंकि इसमें बड़े उत्तेजक लेख रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखे गए थे। कुछ समय तक औरैया के स्कूल में प्राध्यापक और वहाँ प्राध्यापक भी ये रहते हैं, वहाँ रह करके बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ में मातृवेदी नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बिस्मिल खड़ा करते हैं। कुछ महीनों तक रामपुर जागीर में जाकर के बड़े बड़े जमींदारों की गाय और भैंस वहाँ चराते हैं और रह करके वहीं कुछ साहित्य लेखन का कार्य करते हैं, जिसमें विशेष रूप से मन की लहर और निहिलिस्ट, जो कि अंग्रेजी भाषा में एक उपन्यास जो लिखा गया था, उसका बोल सेवकों की करतूत के नाम से उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। उसके बाद ग्रांड मदर ऑफ रशियन रिवोल्यूशनी नाम की जो कि एक रूसी क्रांतिकारी साहित्य के ऊपर एक आधारित पुस्तक की, उसका कैथरीन या स्वाधीनता की देवी के नाम से हिंदी संस्करण भी ये निकालते हैं और इस पुस्तक को भी छपते ही तुरंत प्रभाव से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। रामपुर जागीर में रहते रहते ही इनकी मुलाकात पंडित गेंदालाल दीक्षित से होती है, जो उस समय शिवाजी समिति नाम का एक क्रांतिकारी संगठन चलाते थे। बिस्मिल उनके साथ मिलकर के इटावा, मैनपुरी और शाहजहाँपुर के युवकों को क्रांति दल में भर्ती करना शुरू कर देते हैं। 28 जनवरी 1918 को इन्होंने देशवासियों के नाम एक पंपलेट बांटा, जिसमें मैनपुरी के प्रतिज्ञा के नाम से इनकी रचना प्रकाशित हुई। 1918 में ही क्रांतिकारी अपने दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ डाके डालते हैं। इसी एक्शन में एक दिन जब दिल्ली के में जब डाका डालने की योजना बनाई जा रही थी तो पुलिस आ जाती है और दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। बिस्मिल अपने कुछ साथियों को लेकर के वहां से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। जो
पंडित गेंदालाल दीक्षित जो थे, जो प्रमुख इस दल के नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और दिल्ली की जेल के अंदर डाल लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद पंडित गेंदालाल दीक्षित जेल को तोड़ करके भाग निकलते हैं और भूमिगत हो जाते हैं। साथियों, 1920 में ही बिस्मिल को इस केस में भगोड़ा घोषित कर दिया जाता था। इस केस को मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 1920 में बिस्मिल दोबारा कुछ क्रांतिकारी साहित्य लिखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मन की लहर इनकी छपती है। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में ये भाग लेते हैं और अशफाक उल्लाह खान के साथ इनको मंचासीन किया जाता है। 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है तो नौजवानों में बड़ी घोर निराशा उत्पन्न होती है। पूरे देश में महात्मा गांधी के इस कार्य की, इस कृत्य की बड़ी तीव्र आलोचना होती है। क्रांतिकारियों में विशेष करके एक निराशा की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सभी क्रांतिकारी उस समय सशस्त्र क्रांति के मार्ग को छोड़ करके महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में अपना पूरा भरपूर योगदान दे रहे थे। जब ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ क्रांतिकारी साथी एकत्रित होकर के बिस्मिल के पास आते हैं और उनसे एक नया क्रांतिकारी संगठन खड़ा करने की अपील करते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल उस समय सिल्क की साड़ियों का व्यापार किया करते थे। उस समय वो इस योजना को कार्य रूप देने में कोई भी हामी नहीं भरते, परंतु कुछ समय बाद अपने साड़ियों के व्यापार को अपने साझेदार को सौंप करके एक नया क्रांतिकारी संगठन खड़ा करते हैं जतिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर के, जिसको नाम दिया जाता HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, भारतीय प्रजातांत्रिक सेना। इसमें जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने की जिम्मेदारी या क्रांतिकारी गतिविधियों को कार्य रूप देने की योजना का भार उत्तर प्रदेश का पंडित बिस्मिल स्वयं संभालते हैं और बंगाल की जिम्मेदारी सतिंद्र नाथ सान्याल को दी जाती है। साथियों, 1 जनवरी 1925 को HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी द रिवोल्यूशनरी नाम का एक पंपलेट छापता है, जिसमें देश के युवाओं को सशस्त्र क्रांति के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार होने को कहा जाता है और ये कहा जाता कि वो छद्म महात्मा के बहकावे में न आए, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलनों के द्वारा इस राष्ट्र को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। 9 अगस्त 1925 क्रांतिकारी जो सरकारी खजाना जो जाता था ट्रेन में, उसको लूटने की योजना बनाते हैं और काकोरी स्टेशन से जो ही गाड़ी छूटती है, गाड़ी को खड़ी करके लगभग 10 से 12 क्रांतिकारी इस कार्य में सम्मिलित होते हैं। गाड़ी को रोक लिया जाता है और उसमें से सरकारी खजाना लूट लिया जाता है और सारे के सारे क्रांतिकारी खजाने को लूटने के बाद भूमिगत हो जाते हैं। साथियों, 26 सितंबर 1925 की रात को एक साथ पूरे देश के अंदर जबरदस्त तरीके से छापेमारी करके कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंडित बिस्मिल भी इसी कार्रवाई में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको लखनऊ की जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सरकार की तरफ से पंडित जगत नारायण मुल्ला वो सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी करते हैं और क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। वही क्रांतिकारियों की ओर से गोविंद वल्लभ पंत और मोतीलाल नेहरू क्रांतिकारियों की पैरवी करते हैं, उनके मुकदमे की पैरवी करते हैं। कुछ समय के बाद स्वयं बिस्मिल अपना केस स्वयं लड़ते हैं। क्रांतिकारियों की ओर से बिस्मिल की ओर से पूरी दलीलें दी जाती, परंतु विदेशी साम्राज्य इन क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाने को प्रतिबद्ध था। इसलिए बिस्मिल को काकोरी केस के अंतर्गत ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनके अन्य कई साथियों को आजीवन काले पानी और कारावास की दंड मिलता है। 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिनमें ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल के अंदर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी जाती है। उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को 3 प्रमुख क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों के अंदर फांसी दी जाती है। साथियों, जिस दिन रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी होनी थी, उस दिन सुबह सुबह वो नहा धो करके अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के वो प्रतिदिन सुबह और सायकालीन जेल की सिंचों में रह करके संध्या किया करते थे और प्रतिदिन वो यज्ञ किया करते थे, क्योंकि स्वभाव से वो कट्टर आर्य समाजी थे, महर्षि दयानंद के सदस्य थे और उस समय आर्य समाज का स्वरूप भी बड़ा आंदोलनात्मक था। आर्य समाज को उस समय क्रांतिकारियों की भट्टी कहा जाता था। जिस दिन बिस्मिल को फांसी होनी थी, उस दिन बिस्मिल सज संवर कर तैयार होते हैं, देशवासियों के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं और कहते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, फिदा दिल करते हैं, पास जो कुछ भी है माता की नजर करते हैं और खाना वीरान करते हैं, देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं।
नौजवानों के नाम संदेश देते हैं। नौजवानों उठो खुलो खेलो, खिदमत कौम में जो भी बला आए उसे खुशी से झेलो, और देश के सदके में माता को जवानी दे दो, और फिर मिलेंगे नया माँ, यह कहकर माता की दुआएं ले लो। जेल के अधिकारियों के द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल से पूछा जाता कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तब बिस्मिल फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर के कहते हैं कि आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूं। और कहते हैं इस भारतवर्ष में मेरा 7 बार जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपार का कर्म हो, मरते रोशन बिस्मिल लहरी अस्पाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से, इनके प्रबल उद्योग से होगा उद्धार देश का, और तब सर्वदा नाश होगा दुख का कलेश का। अंतिम संदेश देशवासियों के नाम छोड़ते हैं। देश धरती की धूल को अपने मस्तक के ऊपर चंदन की भांति सजाते हैं। ओम विश्वानी देव सवित्र दुरितानी परासु आदि वेद मंत्रों का जाप करते हुए फांसी के फंदे को चूमते हैं और चुपचाप फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। साथियों, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। देशवासी उनके शव को लेकर के बड़ी जबरदस्त एक तीर्थ यात्रा निकालते हैं। पूरे शहर में उनकी शव के ऊपर पैसे उड़ाए जाते हैं, फूल मालाएं बखेरी जाती हैं, और राप्ती नदी के किनारे बिस्मिल का अंतिम संस्कार किया जाता है। उस स्थान को आज राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे एपिसोड के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। उनका जीवन अपने आप में बड़ा अनोखा है, और किसी कवि ने कहा था, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा राष्ट्र का, जिन नौजवानों ने अपने गरम गरम लहू से भारत माता के उस खप्पर को भरा, उनके परिवार वालों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। उनके नाम कहीं इतिहास में, कहीं किसी पुस्तक के ऊपर, किसी शिलालेख के ऊपर कहीं पढ़ने या देखने को भी नहीं मिलते हैं। और इसीलिए किसी कवि ने कहा था कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे और भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली और आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। आशा है आपको आज का एपिसोड हमारा ये पसंद आएगा। कल उनका बलिदान दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में हम विशेष तौर पर इस प्रस्तुति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते रहिए क्रांति पर। आप सभी को नमस्ते। भारत माता की जय। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।